हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आप लगातार लाइव जुड़ते हैं मेरे साथ और आप इस कक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण सीरीज में मेरे साथ हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि एक अनुच्छेद, दो अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने एक क्लास में करी है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि अनुच्छेद 16 के लिए आज एक और उपखंड आपका बन रहा है। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 16(4) आपने पढ़ लिया है, 16(4)A पढ़ लिया, B पढ़ लिया, 16 का 5 पढ़ लिया, 16 का 6 पढ़ लिया। बावजूद इसके कुछ केसेस हैं जो रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं और ऐसा मुझे लगता है कि उन कक्षाओं पर भी आपके साथ उन बातों पर भी आपके साथ चर्चा होना जरूरी है। क्योंकि समय की बाध्यता रहती है, इसलिए कल ये कक्षा नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 16 के 4 के साथ या आरक्षण के साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग कुछ महत्वपूर्ण केसेस से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी सूचना देना चाहता हूं। जो लोग इवनिंग बैच से चूक गए थे, P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2024 के लिए जो लोग इवनिंग बैच से छूट गए थे, अर्थात जो लोग इवनिंग बैच में नहीं आ पाए, क्योंकि इवनिंग बैच 30 जून से उसकी जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुका है। अब आप इवनिंग बैच में, P2I बैच में एडमिशन नहीं ले सकते। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे छात्रों ने मैसेज किया कि सर हमारे पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, सर अभी पिताजी से बात नहीं हो पाई थी। बहुत सारी चीज़ें मैसेज में हैं कि सर मुझे लेना है लेकिन थोड़े दिन बाद लेना है, क्या दोबारा से P2I मिलेगा? तो उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था हम लोगों को कि दोबारा से ये P2I आएगा, क्योंकि 24 टारगेटेड है, आपका प्रीलिम्स भी कराना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगा हम लोगों को कि शायद अब P2I इवनिंग में प्लान करना थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन एक सेपरेटली बैच P2I का मॉर्निंग बैच के रूप में आपके सामने आ चुका है। और ये जो मॉर्निंग बैच है ये इंग्लिश में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है और हिंदी में भी आ रहा है। और 10 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा, ठीक है? हाँ, 10 जुलाई से ये बैच आपका शुरू हो रहा है, तीनों ही माध्यम में, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम। ये बैच 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो जब आप स्टडी IQ के ऐप पे जाएं या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं और आप P2I बैच से जुड़ना चाहें, तो आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू PTI बैच, जो कि जुलाई मॉर्निंग बैच के रूप में है, 2024 जुलाई मॉर्निंग बैचेस के रूप में ये शुरू हुआ है। तो अब आपको मॉर्निंग बैच खरीदना है, जो कि पहले वाला बैच था वो इवनिंग बैच था, वो शाम 6 बजे से था और ये बैच आपके सुबह 8 बजे से होने वाले हैं। तो मॉर्निंग बैच के रूप में आपके सामने फिर से आ चुका है। 10 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, आज आप 1 जुलाई में खड़े हैं। तो जितनी जल्दी हो सके फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए और इस बैच से जुड़ने का जो आपका सपना था कि आप 1 साल के अंदर जो अपनी तैयारी है उसको एक अर्थ दे देंगे, एक मुकाम तक पहुँचा देंगे और 2024 के फाइनल रिजल्ट के साथ आप होंगे। तो इस प्रतिबद्ध बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है स्टडी IQ के ऐप पे या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की अपनी जो क्लास है उसको फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 16 के संबंध में आपको बताया भी गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जो बात थी वो आई और आर्टिकल 16(4) का ए 77वें संविधान संशोधन 1992 में बनाया गया था, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ खास घटा था इस टाइम पे जिसके कारण ये प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात लाई गई थी और बाद में आगे चल के जो बैकलॉग है उस बैकलॉग में भी जो बातें जोड़ी गई वो बाद में आगे चल के जोड़ी गई हैं। तो कब क्या जोड़ा गया है और क्या कुछ ऐसी घटना घटी थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन को लेके एक आयोग का गठन किया गया था 1980 में। इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और इनकी अध्यक्षता में
ये आयोग गठन हुआ था, जिसको मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग के नाम से जाना गया। इन्होंने जो अपना जो काम इन्होंने किया, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसमें इन्होंने जो काम किया, 1980 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत भी की और 3743 जातियों की पहचान करी। बड़ा महत्वपूर्ण आयोग के नाम से जाना जाता है और एक बड़ा भारत में एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक सारी तरीके से एक बदलाव देखने को मिलता है इस आयोग के बाद। 3743 जातियों की इन्होंने पहचान की और इन्होंने जो अनुशंसा की कि क्या होना चाहिए जातिगत रूप में, तो ऐसे में इन्होंने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की बात करी थी। 27% आरक्षण की बात की थी कि ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब में 27% आरक्षण दिया जाए। साथ ही साथ एससी, एसटी और ओबीसी का मिला के जो आरक्षण है, कुल आरक्षण वो 50% तक हो सकता है, या 50% तक हो, ऐसी मांग इन्होंने करी थी, ऐसी अनुशंसा इन्होंने दी थी। तो इस तरीके से मंडल आयोग ने अपनी जो सिफारिश करी, इन सिफारिशों में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि तुरंत इस पे तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आगे देखेंगे हम लोग तो 90 के आसपास 10 वर्ष के बाद 1990 के आसपास आरक्षण की घोषणा करी गई, जिसकी सिफारिश मंडल आयोग ने किया था। उस सिफारिश को 10 वर्ष बाद एक्सेप्ट करते हुए आरक्षण की घोषणा की गई। यहीं से रिजर्वेशन वाली जो शुरुआत है, यहाँ से जो रिजर्वेशन के बदलाव वाली शुरुआत है वो आनी शुरू होती है और 1991 में दो बदलाव लाने की बात की गई थी, दो सिफारिशें की गई थी, दो बदलाव लाने की बात की गई थी, जिसमें ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ये तय किया गया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कुछ विशिष्ट मानकों के साथ, आर्थिक मानकों के साथ। इसी को हम लोग मलाईदार परत या क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं, क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं, क्रीमी लेयर के नाम से मलाईदार परत, है ना, मलाईदार परत या क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं। आर्थिक मानदंड रखे गए कि एक निश्चित वार्षिक आय से अधिक वालों को ये आरक्षण, जो ओबीसी का आरक्षण है, वो नहीं मिलेगा। मतलब ओबीसी का आरक्षण सामान्यतः दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक आर्थिक मानदंड रखा जाएगा, एक क्रीमी लेयर देखा जाएगा कि एक वार्षिक निश्चित आमदनी से ऊपर जिनकी कमाई है, जो साल भर में एक निश्चित आमदनी से ऊपर पाते हैं, वो ओबीसी के आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। तो ओबीसी का आरक्षण क्रीमी लेयर के मानदंडों के साथ स्वीकार किया गया। साथ ही साथ इसी समय ये भी तय किया जाना था कि जो गरीब सवर्ण है उनको लोक नियोजन में 10% का आरक्षण दिया जाए और इनके लिए भी आर्थिक मानदंड रखा गया। इनको EWS आरक्षण नाम दिया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में इस आरक्षण को देने की बात कही गई। लेकिन अंततः एक ही बात यहाँ पे स्वीकार होती है और दूसरी बात स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि दूसरी बात को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। चैलेंज तो दोनों बातों को किया जाता है, लेकिन कोर्ट में चैलेंज होने के बाद एक केस आता है जिसको हम लोग इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं, इंदिरा साहनी वाद के नाम से जानते हैं। इस केस के द्वारा, इस केस में एक 27% आरक्षण की जो व्यवस्था है, ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण की जो व्यवस्था है, वो स्वीकार्य हो जाती है, लेकिन EWS आरक्षण को न्यायालय यहाँ पे खारिज कर देती है, न्यायालय खारिज कर देती है। इंदिरा साहनी केस है, 1992 में ही है, 1992 में ही है। इसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंडल आयोग की जो सिफारिशें थे, उस सिफारिशों को लागू करने की जब बारी आई तो उस सिफारिशों में जो लागू किया जा रहा था उसके ही बातों को की वैधता की जांच करने के लिए क्या ये संविधान सम्मत है या संविधान सम्मत नहीं है, इंदिरा साहनी वाद आया। इसमें गरीब सवर्णों की जो बात थी, जो EWS था, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात थी, न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया कि ये नहीं दिया जा सकता है। जबकि
क्रीमी लेयर के साथ, आर्थिक मानदंडों के साथ, विशेष शर्तों के साथ ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन की बात थी गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में, उसको यहाँ पे मान लिया गया, उसको यहाँ पे मान लिया गया। तो यहाँ एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ तक ओबीसी का आरक्षण इंदिरा साहनी केस में और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को मना कर दिया गया। लेकिन चीजें रुकती कहाँ है, अलग अलग समस्याएं जो हैं वो आती रहती हैं, और यही कारण था कि इसी क्रम में आगे हम चलेंगे तो एक और महत्वपूर्ण वाद, एक और महत्वपूर्ण केस हमें आगे चल के देखने को मिलेगा। जो परिस्थितियां बनी उस टाइम पे, उन परिस्थितियों में क्या क्या स्वीकार किया गया, क्या क्या नहीं स्वीकार किया गया। तो क्रीमी लेयर का अपवर्जन कर दिया गया, क्रीमी लेयर का अपवर्जन कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो लोग एक निश्चित राशि से अधिक पाते हैं उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, ये तय कर दिया गया। जो परिस्थितियां बनी आगे चल के, क्रीमी लेयर अर्थात आर्थिक रूप से जो संपन्न ओबीसी में है, एक निश्चित राशि से ऊपर वार्षिक आमदनी है, तो उसको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, ये तय कर दिया गया। इसको विशेष शर्त हम मान सकते हैं, आर्थिक जो प्रतिबंध था वो मान सकते हैं। पदोन्नति में आरक्षण हेतु, पदोन्नति के हेतु जो आरक्षण है वो ओबीसी को नहीं मिलेगा। एक और बात यहाँ पे तय कर दी गई थी, एक बात और तय कर दी गई कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, जो पदोन्नति में रिजर्वेशन है, वो एससी और एसटी के लिए तो होगा, एससी और एसटी के लिए होगा, लेकिन ओबीसी को नहीं मिलेगा, ओबीसी को नहीं मिलेगा। साथ ही एक परिस्थिति और तय हो गई, और ठीक कहें तो इंदिरा साहनी केस में ही तय हो गया, मंडल आयोग ने भी कहा था और इंदिरा साहनी केस में भी तय हो गया कि ये आरक्षित कोटा जो है वो किसी भी कंडीशन में 50% से ऊपर नहीं होगी, 50% से ऊपर नहीं होगी। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जो कैरी फॉरवर्ड नियम था, जो बैकलॉग की व्यवस्था थी, इस बैकलॉग में 50% तक बैकलॉग मान्य है। अर्थात अगर जब सीटें आती हैं, उन सीटों में जो रिजर्व सीटें हैं वो अगर आधे से कम तक वो अगर नहीं भरी जाती हैं, तब तो वो बैकलॉग के रूप में आगे जाएंगी। अगर वो 50% से ऊपर की सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर उसे पूर्ण भर्ती के रूप में आगे देखा जाएगा, फिर उसे बैकलॉग के रूप में आगे नहीं ले जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नियम के रूप में आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बात की गई। साथ ही साथ ये जो समस्याएं थी आरक्षण से संबंधित, एससी एसटी ओबीसी से संबंधित, विशेषकर पिछड़े वर्ग से संबंधित, तो कहा गया कि पिछड़े वर्ग से संबंधित एक सांविधिक निकाय बनाया जाए, एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाए, कानून बना के एक ऐसा निकाय बनाया जाए जो इनके समावेशन की बात करे, इनके शिकायतों की जांच करे, परीक्षण करे, समाधान करने का प्रयास करे। तो ये परिस्थितियां उसके बाद बनी थी, और इस तरीके से आरक्षण का जो काम है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया था, आरक्षण का जो काम था वो आगे बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन चीजें जो चलती हैं उसमें जब कमियां आती हैं तो उसके सुधार की भी बात होती है। इसी तरीके से एक केस फिर से आया एम नागराज बनाम संघ 2006 में, एम नागराज बनाम संघ 2006, और इस 2006 में जो कैरी फॉरवर्ड नियम था उसको न्यायालय में रखा गया कि ये जो बैकलॉग से संबंधित जो नियम है इसके संबंध में विचार किया जाए, इसको देखा जाए। जो एससी एसटी के जो आरक्षण हैं उन आरक्षण के संबंध में और बात की गई कि जो 50% तक ही बैकलॉग जो मान्य है उसको और आगे की भी स्थिति अगर है तो उसे देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय में ये कहा कि 16(4)A जो कि प्रमोशन में रिजर्वेशन है और 16(4)B जो कि बैकलॉग है, कैरी फॉरवर्ड नियम है, इन दोनों की वैधता के लिए 3 सख्त आवश्यकताओं की पुष्टि की गई। कहा गया कि जब तक ये 3 कंडीशन नहीं होते हैं तब तक ये जो रिजर्वेशन है ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन खैरात है, बस बट रही है और जो चाहे जैसे चाहे पिछड़ापन की स्थिति दिखा के वो इसको प्राप्त कर सकता है। इसके लिए 3 सख्त नियम बताए। उन्होंने कहा सरकारें कुछ भी करें लेकिन आरक्षण देते समय इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो पिछड़ेपन की स्थिति में हो, और केवल पिछड़ेपन की स्थिति होना ही मात्र आरक्षण पा जाने का
प्रमोशन में रिजर्वेशन और कैरी फॉरवर्ड नियम या बैकलॉग की जो बात है, ये केवल इस आधार पर नहीं मिल पाएगा कि वो पिछड़ी जातियों में SC ST जो हैं उनको आरक्षण मिलेगा, और उस आरक्षण में जो विशेषकर प्रमोशन में रिजर्वेशन है और जो विशेषकर बैकलॉग है, ये तब उनको मिलेगा जब दूसरी कंडीशन भी पूरी होती हो। और वो दूसरी कंडीशन क्या है? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सिद्ध होने पर। मैंने बताया है 16 के 4 में लिखा था कि जब तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तब तक ये आरक्षण होगा, उचित प्रतिनिधित्व होगा तो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो 16 का 4 ए और 16 का 4 बी है, ये तभी प्राप्त होगा जब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, जब इस वर्ग की सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तभी मिलेगा, या अपर्याप्त या पर्याप्त न हो, दोनों एक ही बात है, तभी मिलेगा। और तीसरी बात भी है कि ऐसा नहीं है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो आप किसी को भी जो उस पद के लायक नहीं है, उस पद के योग्य नहीं है, जो उस पद के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, जो योग्यता उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, जो दक्षता जो स्किल है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, तब पर भी ऐसा नहीं है कि उसे भर दिया जाएगा, तब पर भी ऐसा नहीं है कि उसे भर दिया जाएगा। तो आरक्षण 16(4) ए का जो आरक्षण है और 16(4) बी का जो आरक्षण है, ये दोनों ही मिलेगा जब 3 कंडीशन पूरी हो। एक तो पिछड़ापन हो, दूसरा सरकारी नौकरियों में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, तीसरा दक्षता को भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजों को बता के, 3 महत्वपूर्ण आधारों को बता के एम नागराज में ठीक कहा जाए तो SC ST आरक्षण को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत किया गया, विशेषकर आरक्षण में, विशेषकर प्रमोशन में रिजर्वेशन और जो बैकलॉग है इसके बारे में। चीजें रुकी नहीं, यहाँ के आगे फिर से एक केस आता है और उस केस में फिर से इसी बात को लेके उठाया जाता है कि क्या वास्तव में ये जो 3 बातें हैं इसका मानक है और कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस आता है 2018 में, और इस केस में कोट किया जाता है एम नागराज निर्णय, इसमें कोट किया जाता है एम नागराज निर्णय 2006, और उसको चुनौती दी जाती है। एम नागराज का जो निर्णय था 2006 में, जिसके अंतर्गत 3 मानक बनाए गए थे, उसको चुनौती दिया जाता है। और फिर उस चुनौती में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है वो ये आता है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नागराज संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। मतलब जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में भी उस चीज को बनाए रखा गया और ये कहा गया कि जो 3 मानक, 3 आधार बनाए गए हैं, वो 3 आधार बने ही रहेंगे, उन पे कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। इसमें यह भी कहा गया था कि ऊपर वाले को चुनौती दी गई थी, साथ में यह भी कहा गया था कि जो SC ST हैं उनको भी, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति में भी एक क्रीमी लेयर बना दिया जाए, एक क्रीमी लेयर बना दिया। जैसे OBC के 27% आरक्षण में एक क्रीमी लेयर है कि जो इस लेयर के ऊपर है उसे OBC का आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसे ही SC ST में भी होना चाहिए कि SC ST में, क्योंकि बहुत सारे SC ST हैं जो बहुत डेवलप कर गए हैं, डेवलप करने के बावजूद भी वो आरक्षण कोटे का लाभ लेते हैं, जबकि उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनका विकास हो चुका है, सामाजिक आर्थिक सारा विकास हो चुका है। तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। तो दो चीजें हुई, एक तो ये कह दिया गया कि जो उपरोक्त शर्तें नागराज में कहा गया है वो शर्त बनी रहेगी, लेकिन जो दूसरी मांग की गई है कि OBC की तरह से SC ST के लिए भी एक क्रीमी लेयर तैयार कर दिया जाए, इस वाले बात को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, कि क्रीमी लेयर का अपवर्जन कर दिया कि SC ST के लिए क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पिछड़ेपन का मापदंड है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि पिछड़ेपन के मापदंड पर ही प्रहार किया गया था जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में,
इसमें ये कहा गया था कि मात्र पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं लिया जा सकता, और भी मानक भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, लेकिन अब आर्थिक जो आधार है उसको मानक बना लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बरकरार रखा और उन्होंने कहा कि नागराज पे पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है, और जैसा वो मामला था वो वैसा ही है, और पिछड़ापन जो है वो आधार होगा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जो होगा ये भी आधार होगा, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर जो है वो नहीं बनाया जाएगा। तो ये केस जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में आया था। तो ये 3 जो केसेस हैं इनकी अपनी कहानियां बिल्कुल सीधे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको इंदिरा साहनी केस ध्यान रखना है, और उसके बाद नागराज केस ध्यान रखना है, और जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता थोड़े से इनके ईयर याद रखिएगा, है ना, इनके ईयर थोड़े से याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं और विशेषकर रिजर्वेशन से संबंधित हैं, तो महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 16 से संबंधित जो बातें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब हम लोग आज की क्लास जो है, कल 16 हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, 17 से स्टार्ट करना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में 17 भी हमें पढ़ने हैं, और हर एक वर्ष के बाद अनुच्छेद 17 से जो सवाल है वो पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 17 से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 17 की बात करें तो यहाँ पर अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। यहाँ पे अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहते हैं, अंग्रेजी में अनटचबिलिटी कहते हैं। छुआछूत, अंग्रेजी में उसको अनटचबिलिटी कहते हैं, छुआछूत को। तो इस छुआछूत का अंत किया जाएगा, छुआछूत का अंत किया जाएगा, छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 17 में बात की गई है। अनुच्छेद 17 की बातों को देख के एक बात समझ में आती है कि अनुच्छेद 17 जो है इसकी प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी प्रकृति आत्यांतिक प्रकार की है, आत्यांतिक प्रकार की है, और सारे मौलिक अधिकारों में एक भी ऐसा मौलिक अधिकार नहीं है जो आत्यंतिक प्रकार का हो, एब्सोल्यूट टाइप का, निरपेक्ष टाइप का। तो आप भी सोच रहे हो सर इसमें क्या निरपेक्ष है? इसमें निरपेक्ष ये है कि जैसे अभी तक जितने भी हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़े, सभी अनुच्छेदों में एक बात बताने का प्रयास किया गया कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। फिर उसके आधार बताए गए कि इन इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे, और फिर बताया गया कि इन इन आधारों पर भेदभाव होगा और माना नहीं जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 17 ने साफ साफ कहा कि राज्य सभी प्रकार के अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करेगा। राज्य सभी प्रकार के अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करेगा। मतलब यहाँ पे अब ये नहीं बताया कि किन किन आधारों पर छुआछूत को रोकेगा। सभी प्रकार के छुआछूत, सभी प्रकार के अस्पृश्यता को रोकेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइप के अस्पृश्यता को रोकेगा और कुछ को नहीं रोकेगा। किन आधारों पर वो अस्पृश्यता को रोकेगा ऐसा नहीं लिखा, कोई आधार ही नहीं बताया गया कि किन आधारों पर छुआछूत को रोकेगा, बल्कि सभी प्रकार के जिस भी रूप में छुआछूत होगा उन सभी प्रकार के छुआछूत का अंत करने का प्रयास राज्य करेगा। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इन इन आधारों पर छुआछूत को रोकेगा और फिर कहा जाए कि नहीं ऐसा ऐसा होगा और माना नहीं जाएगा। यहाँ पे एक लाइन में कहा गया कि हम होने ही नहीं देंगे, हम अस्पृश्यता होने ही नहीं देंगे, वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जिस भी प्रकार की अस्पृश्यता छुआछूत दिखेगी समाज में उसका राज्य अंत करेगा। तो यहाँ जो समन्वय करता हुआ राज्य नहीं दिखाई दे रहा है, समन्वय करता हुआ जो हमारे छुआछूत संबंधी जो यहाँ पे अंत की बात है उसमें जो समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है वो इस अनुच्छेद को आत्यांतिक प्रकार के अनुच्छेद में प्रणीत कर देता है, बना देता है। क्या और खास है इसके साथ?
तो यही 17 में लिखना होता है, राज्य सभी प्रकार के छुआछूत का अंत करेगा। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर देखना है कि जो अस्पृश्यता शब्द है, अस्पृश्यता शब्द है, इसकी परिभाषा नहीं की गई है। इसकी परिभाषा नहीं की गई है। इसकी परिभाषा नहीं की गई है। ये नहीं बताया गया है कि अस्पृश्यता हम किसको कहेंगे। अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं की गई है कि हम इसे अस्पृश्यता कहेंगे और इसे अस्पृश्यता नहीं कहेंगे। तो क्या अस्पृश्यता है, ये कैसे तय होगा? तो आप जानते हैं, जब कोई चीज संविधान में परिभाषित नहीं है तो उस बात के अर्थ को बताने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो एक तो विधायिका कानून बना के ये बताने का प्रयास करती रहेगी कि क्या अस्पृश्यता में आएगा, क्या अस्पृश्यता में नहीं आएगा, और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय समय समय पे ये बताएगी कि कौन सा कृत्य अस्पृश्य है और कौन सा कृत्य अस्पृश्य नहीं है, क्या छुआछूत माना जाएगा और क्या छुआछूत नहीं माना जाएगा, ये बताने का प्रयास किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो छुआछूत संबंधी, अस्पृश्यता संबंधित बातें हैं, इसके लिए 1955 में 1955 में कानून बनाया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था। एक अधिनियम बनाया गया था, उसे आप देख लें। ये अधिनियम है, जिस अधिनियम का नाम है, इस अधिनियम का नाम है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। मतलब 1955 में ये बनाया गया था और इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। और ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में किसी भी प्रकार के जो छुआछूत जैसी घटनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन पर किस तरीके के दंड के प्रावधान है, वो इस अधिनियम में दिया गया था। बाद में ये जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, ये कभी कभी बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनके नाम अच्छे नहीं थे, या नाम का जो शब्द है वो शब्द कभी कभी ठीक नहीं लगता था। तो लिहाजा अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में, 1976 में बदल दिया गया। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए और इसको अब नाम भी बदल के इसका रख दिया गया नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955। नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955। और ये कब हुआ है? 1976 में, 1976 में। ये आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है और इसका नाम बदल दिया गया। इसका पहले नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अब ये 1976 में बदलकर हो गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यहाँ से पीटी में सवाल आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक कथन उसमें से होगा कि नागरिकों का अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 1976 से संबंधित है। तो आप भी सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसका नाम है नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, तो आपको लगेगा ये 55 में बना है। बिल्कुल ये बना था 55 में ही, लेकिन नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो 1955 है, ये 1976 में हुआ। 1976 में, 1955 में जो बना था उसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इस बात पे थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, 1976 में इसका नाम बदल के नागरिकता अधिकारों का संरक्षण 1955 रख दिया गया। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और बात है जिसे आपको देखना चाहिए, वो ये है, एक केस है पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। ये 1982 में आया था और इसमें जो निर्णय दिया गया था वो कहा गया था कि आर्टिकल 17 केवल राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। मतलब मतलब अस्पृश्यता केवल ये नहीं है कि राज्य नहीं करेगा, कोई निजी व्यक्ति भी अस्पृश्यता नहीं कर सकता है, कोई निजी व्यक्ति भी अस्पृश्यता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। तो एक अनुच्छेद ये आप लोगों ने देख लिया है, ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 आपको देखना है।
अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 आपको देखना है। अब अनुच्छेद 19 किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19, 20, 21 और 22 के बीच में दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों के चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों जो अनुच्छेद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी न किसी रूप में सवाल आपसे आते ही आते हैं, सवाल पूछा ही जाता है। अभी तक जितने अनुच्छेद हमने पढ़ाए आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में, अगर उन अनुच्छेदों में इस वर्ष के प्रश्न आप देख लें, तो अभी तक जो मैंने क्लासेस ली हैं उन क्लासेस में 2 ऐसे अनुच्छेद यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जिससे सवाल पूछा गया था। इस बार आर्टिकल 14 से सवाल पूछा गया था कि विधिकी उचित प्रक्रिया क्या निर्धारित करती है। ठीक है। दूसरा, अभी सवाल आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 22 से, आर्टिकल 22 से। तो देखो, आपने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 2023 के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न 14 से था, एक प्रश्न 22 से था। मैंने महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास पढ़ाया, उसमें एक सवाल आपका था 1833 से। तो ऐसे ही आप महत्वपूर्ण सीरीज में भी बने रहेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट जहां से प्रश्न आते ही आते हैं वो वाली बात आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो अब अनुच्छेद 19 अगले वर्ष छोड़ दो, इस बार मेंस में मुख्य परीक्षा जो अभी होगा 2023 का, उसमें अनुच्छेद 19 से प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये तय है। तो क्या है अनुच्छेद 19, क्या इसमें पढ़ना होता है, इसके बारे में क्या देखना होता है? तो ये अपने आप में एक बड़ा अनुच्छेद है और आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है, लेकिन 19 के भीतर बातें बहुत सी हैं। 19 के भीतर बातें बहुत सी हैं जो हमें देखने की जरूरत है। सबसे तो पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही यहाँ पर कई सारे अधिकार दिए गए हैं 19, और साथ ही साथ 19 के अंतर्गत ही बहुत सारे लिमिटेशंस दिए गए। 19 के अंतर्गत एक तरफ हमें देखने को मिलता है अधिकार, वहीं दूसरी तरफ 19 में हमें देखने को मिलता है लिमिटेशंस। जैसे आर्टिकल 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 19(1) है, 19 का 1, जिसमें अधिकार दिए गए हैं, और 19 के 2 से प्रतिबंध शुरू होते हैं। 19 के 2 से क्या शुरू होते हैं? प्रतिबंध शुरू होते हैं। अब इसको ऐसे करके आप देख सकते हैं, यहाँ एक लाइन डाल दे और यहाँ लिख दे अधिकार, और यहाँ पर आप लिख दें प्रतिबंध, निर्बंधन लिख दें, निर्बंधन, इसको लिमिटेशन कहते हैं, निर्बंधन, युक्त निर्बंधन, युक्त लिमिटेशन। अधिकार जो दिए गए हैं वो 19 अधिकार जो दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, वो 19 के 1 में दिए गए हैं। अधिकार 19 के 1 में दिए गए हैं, और लिमिटेशंस, निर्बंधन 19 के 2 से शुरू होते हैं, 19 के 2 से शुरू होते हैं। तो सारे अधिकार 19(1) में है। अब कई सारे अधिकार हैं, अधिकारों में ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इतने अधिकार हैं। ये सारे अधिकार किसमें हैं? ये सारे अधिकार 19(1) में है। तो इनको क्या पढ़ेंगे? 19(1) का ए, 19(1) बी, 19(1) सी, 19(1) डी, 19(1) ई, ऐसे करके जो है अधिकार दिए गए हैं। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो दिया गया है आर्टिकल 19(1) में। ऐसे बी में दिया गया है निरायुध, शांतिपूर्ण, ऐसे क्या दिया गया है? शांतिपूर्ण एवं
निरायुध, निरायुध सम्मेलन दिया गया है, सम्मेलन। ऐसे ही सी में संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने का जो है वो अधिकार दिया गया है। डी में विचरण का, भारत राज्य में कहीं भी घूमने का, भ्रमण करने का अधिकार है। ई में निवास करने का और बस जाने का अधिकार है। एफ में संपत्ति अर्जन का अधिकार था, अब ये नहीं है। जी में व्यापार एवं व्यवसाय, देखिए व्यापार एवं व्यवसाय की बात की गई है, ये अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों पे सकारात्मक प्रतिबंध भी है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 19(1)A 19(1)B और ये अधिकार क्या हैं और इसके ऊपर लिमिटेशंस कैसे हैं। तो इसके ऊपर अगर आप लिमिटेशंस की बात करोगे तो लिमिटेशंस आपको देखने होंगे, जैसे जैसे आर्टिकल 19(1)A पे लिमिटेशन जो है अनुच्छेद 19 के 2 में, शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन पे जो लिमिटेशंस हैं वो 3 में है, जो संघ संगठन के लिमिटेशंस हैं वो 4 में है, कहीं भी घूमने और कहीं भी बस जाने का जो अधिकार है इसके लिमिटेशन और निवास वाले लिमिटेशन एक ही अनुच्छेद में है, वो 19 के 5 में है। संपत्ति अर्जन का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, और व्यापार एवं व्यवसाय का अधिकार आर्टिकल 19 के 6 में है। लिमिटेशंस ऐसे हैं, ये लिमिटेशंस है। अभी यूपीएससी ने पिछली बार मेंस में ये जानने का प्रयास किया था कि 19(5) के लिमिटेशंस को बताएं, 19 के 5 के लिमिटेशंस को बताएं, 1919 के 5 में जो लिमिटेशन दिए गए हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ आपके पास अधिकार है, दूसरी तरफ उसके प्रतिबंध हैं, इसको युक्त प्रतिबंध कहते हैं। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने, स्पीच और एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है 19(1)A में। तो ये आत्यंतिक नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इस पे युक्त निर्बंधन, इस पे निर्बंधन है, लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन से कहा जा रहा है, जैसे एक लिमिटेशन देख लें कि अगर हम बोलना चाहें और अभिव्यक्त करना चाहें उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या है। तो बोलने और अभिव्यक्ति के संबंध में अगर आप लिमिटेशंस को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस बताए गए हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। हम बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता हो, सॉवरेंटी को, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता हो, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता हो, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता हो, ऐसा कुछ आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आप बोल नहीं सकते। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी अखंडता से जुड़ता है, अखंडता से जुड़ता है, संप्रभुता से, अखंडता से, आप उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। कोई भी बात जो लोक व्यवस्था से जुड़ती है, लोक व्यवस्था से जुड़ती है, लोक व्यवस्था, इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, अगर इससे कोई चीज जुड़ती है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। आपके बोलने से अगर नैतिकता, सदाचार अगर खराब होता है, सदाचार, तब पर भी आपको रोका जा सकता है, तब पर भी आपको रोका जा सकता है। आपके किसी अभिव्यक्ति से अगर अपराध के लिए उकसावा मिलता है, अपराध के लिए उकसावा मिलता है तो भी आपको रोका जा सकता है। आपके किसी कथन वचन से न्यायालय का अवमान होता है, न्यायालय का अवमान होता है, अवमान, तो भी आपको रोका जा सकता है। तो इस तरीके से लिमिटेशंस हैं, मतलब हमें बोलने का अधिकार है, हमें अभिव्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन हमारे बोलने का अधिकार, अभिव्यक्त करने का अधिकार कुछ सकारात्मक प्रतिबंधों से लिमिटेड है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये मेरा मूल अधिकार है, लेकिन मेरे बोलने में देश की एकता, देश की अखंडता
खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, एथिक्स नैतिकता या सदाचार नहीं बिगड़ना चाहिए, अपराध के लिए आप उकसावा न दें, सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ जाए, न्यायालय का अवमान न हो जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो कुछ सकारात्मक प्रतिबंध है। ऐसे ही प्रतिबंध सब पे है। जैसे आर्टिकल 19 के 3 की बात कर लो, आप आर्टिकल 19 की 3 की बात कर लो, तो ये भी, यहाँ पर भी लिमिटेशंस है। आप शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, आप शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन बता सकते हैं, लेकिन अगर धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू है, धारा 141 लागू है, जहां 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये मौलिक अधिकार है ये रुक जाएगा। धारा 144 लागू होने पर, धारा 141 लागू होने पे ये आपको रोका जा सकता है, और ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं, हम तो शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के कर रहे हैं सम्मेलन, तो हम ऐसे में भी कर सकते हैं। अगर ये धाराएं लागू हैं तो आप वहां पर आपका जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1) का भी है वो फिर वहां पे मान्य नहीं होता है, फिर वो लिमिटेशन से फिर आपको वहां पे रोका जा सकता है। इसीलिए इसी तरीके से 19 के 5 में विचरण भ्रमण की बात है, निवास की बात है, बस जाने की बात है, इस पे भी लिमिटेशन डाले गए हैं और कहा गया है कोई आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। अगर स्वास्थ्य का कोई मामला बिगड़ता है, स्वास्थ्य का या सदाचार का कोई मामला खराब होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके इस मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है। और आप ये नहीं कह सकते कि भारत में कहीं भी हमें स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है और मैं कहीं भी जाऊंगा। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे आप नहीं जा सकते। इसी तरीके से जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहां पर जाने से आपको रोका जा सकता है, वहां पे बसने से आपको रोका जा सकता है, और फिर आप नहीं कहोगे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये उल्लंघन नहीं है, ये युक्त निर्बंधन है, उचित प्रतिबंध है, सकारात्मक प्रतिबंध है, ये हो सकते हैं। ये जो प्रतिबंध है ये हो सकते हैं। ऐसे ही व्यापार और व्यवसाय की बात आपको दी गई है 19 के 6 में कि आपको जो व्यापार करना हो, व्यवसाय करना हो, कर सकते हैं। कोई भी व्यापार, आजीविका, उपजीविका, पेशा, कारोबार, वृत्ति, कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी करने में कुछ भी किसी के भावनाओं को आहत करना शुरू कर दें आप और कहें ये तो मेरा व्यापार है। बम बनाना शुरू कर दें आप, बम बेचना शुरू कर दें, गोला बारूद बेचें, बंदूकें बेचें और कहें ये तो मेरा व्यापार है। नहीं, आपका व्यापार हो सकता है, लेकिन आपके व्यापार से लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। लोकहित ध्यान में रखा जाना चाहिए होगा, लोकहित को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ नैतिक वृत्ति को ध्यान में रखना होगा। नैतिकता को, जो वृत्ति होनी चाहिए वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए। जो कार्य की प्रकृति है, जो व्यापार है, वो नैतिकता से जुड़ा होना चाहिए, वो अनैतिक वृत्ति नहीं होना चाहिए। खरीद फरोख्त करने में आप पता लगा अनैतिकता को आप आगे बढ़ा रहे हो, जैसे वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, ये अनैतिक वृत्ति है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वेश्यावृत्ति हमारा व्यापार है, हमारा ये ट्रेड है, हम इसको बिजनेस के रूप में अपना रहे हैं। भिक्षावृत्ति एक ये हमारा बिजनेस है कमाई करने का, नहीं, अनैतिक वृत्ति नहीं। लोकहित का ध्यान रखना होगा और अनैतिक वृत्ति नहीं अपना सकते, इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आर्टिकल 19 में एक तरफ अधिकार है, दूसरी तरफ उसके पॉजिटिव लिमिटेशंस हैं। और पिछले कुछ वर्षों से जो हमारा आयोग है वो इस बात को जानने में बड़ा इंटरेस्टेड है, इस बात को जानने में बड़ा उसका मतलब है कि क्या आप अधिकारों को जानते हैं, क्या आप राज्य के अधिकारों को नहीं जानते। ये जो लिमिटेशंस हैं ये राज्य के अधिकार हैं। जितने भी लिमिटेशंस आप देख रहे हैं ये राज्य के अधिकार हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य के अधिकारों में आते हैं, तो राज्य के अधिकार के रूप में आपको इसको प्रोटेक्ट करना होगा, राज्य के अधिकार के रूप में इसको आपको देखना होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 19 की बात कर ले तो आर्टिकल 19 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पे जुड़ाव रखती हैं।
अनुच्छेद इसमें जुड़ाव रखती हैं। आप देख सकते हैं आर्टिकल 19(1) का ए, इसके अंतर्गत 2-3 बातें आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए कि क्या-क्या इससे जुड़ता है। सबसे पहले आर्टिकल 19(1) ए के साथ आपका जुड़ता है कि आर्टिकल 19(1) ये प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे जुड़ती है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो यहाँ से जुड़ती है, प्रेस की स्वतंत्रता जुड़ती है। साथ ही साथ आरटीआई जुड़ता है आपका, आरटीआई जुड़ता है आपका यहाँ पर। और लेकिन आरटीआई जो है ये स्रोत है, ये ध्यान रखना है। आरटीआई आर्टिकल 19(1) ए में नहीं है। बोलने की आज़ादी में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। चुप रहने, मौन रहने का भी जो अधिकार है वो यहाँ पर शामिल होता है। मौन रहने का अधिकार शामिल होता है आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत। बोलने के अधिकार में मौन रहने का अधिकार शामिल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चुप रहने के साथ साथ और बात करें तो आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत जो सोशल मीडिया है आपका, सोशल मीडिया का भी जो अधिकार है कि आप पे बहुत प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सोशल मीडिया, ये भी आपका आर्टिकल 19(1) ए से जुड़ता है। और श्रेया सिंघल जो केस है वो इसके साथ आप जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज समय हो चला है, आज के लिए बस इतना ही। समय की थोड़ी पाबंदी होती है, समय का थोड़ा प्रतिबंध होता है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप लोग जरूर जुड़ेंगे। लगातार जो बैचेस हैं अपने वो शुरू हो रहे हैं, तो उस बैचेस के साथ जो है आप जुड़ सकते हैं, बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। P2I बैच, मॉर्निंग बैच, जो P2I मॉर्निंग बैच है, मॉर्निंग बैच सुबह का बैच है, वो आपका शुरू हो गया है। 10 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।